स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो we know that the transition elements होते हैं, transition elements form complex compounds, or coordination compounds which are colored। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि दीज कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म दी कलर्ड कंपाउंड्स। और वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कलर ऑफ दी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के कलर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते क्या हैं। वैसे तो डिटेल में हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए होगा और इस टॉपिक को समझने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, या इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या हम इनको कहते हैं जस्ट कॉम्प्लेक्सेस। तो व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? These compounds are formed by the combination of central metal atom or ion and ligands। तो ये जो बनते हैं कंपाउंड्स वो बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड लिगेंड्स। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो होता है वो मोस्टली होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, ट्रांजिशन एलिमेंट। और दूसरा टर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है लिगेंड्स। व्हाट आर दी लिगेंड्स? तो लिगेंड्स की डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि लिगेंड्स होते क्या है। व्हाट आर दी लिगेंड्स? लिगेंड्स are the atoms or group of atoms or ions which have tendency to donate electron pair to the central metal atom or ion in any complex compound, in complexes। तो
ये सिंपल डेफिनेशन है और लिगेंड्स हैं। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स से होते हैं, लिगेंड को हम एल से फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो लिगेंड्स ऐसे एटम्स या ऐसे आयन्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें एक्ट एज अ लिगेंड। H2 मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें एक्ट एज अ लिगेंड। साइनाइड आयन है जिसमें एक्ट एज अ लिगेंड। और फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन है। तो these type of atoms, ions or molecules may act as the ligands। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? सेंटर पे सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेंटर पे ट्रांजिशन मेटल, ये एटम भी हो सकता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी हो सकती है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +1 या +3 या +4 भी हो सकती है। तो दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसकी सराउंडिंग में क्या होते हैं? लिगेंड्स होते हैं। अगर हम 6 लिगेंड्स यहाँ पे कंसिडर करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ लिगेंड, एनी लिगेंड। हमने जनरल इसकी सिंबल को शो किया हुआ है यहाँ पे, लिगेंड, L फॉर एनी लिगेंड, लिगेंड एंड लिगेंड। तो दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इसको हम कह रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और जो सराउंडिंग में जो केमिकल स्पीशीज़ हैं, जो सराउंडिंग में जो ग्रुप्स हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, एक एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर का होना ज़रूरी है। और ये होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है या आयन है, दैट मस्ट बी दैट इज मोस्टली ट्रांजिशन मेटल होता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हैं जो इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अब यहाँ पे M+2 की जगह आयरन भी हो सकता है, आयरन 2 आयन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। और लिगेंड्स की जगह इस तरह के लिगेंड्स हो सकते हैं। ज़्यादा जो एग्जांपल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम आगे चल के सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जस्ट टू अंडरस्टैंड द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड लिखा है। तो कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो आप इसको कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेचर को समझने के लिए कुछ थ्योरीज़ होती हैं। वैसे हमारे यहाँ पे सिलेबस में ज़्यादा थ्योरीज़ का जिक्र नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं उनको समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन यहाँ पे एक होती है VBT, जिसको आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको समझने के लिए भी यूज़ होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को समझने के लिए, उनकी नेचर को समझने के लिए भी VBT यूज़ होती है। और यहाँ पे एक स्पेशल थ्योरी है, वो है CFT, जो मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होती है। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम ज़्यादा ना VBT में जाएंगे ना CFT के डिटेल में जाएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कलर को समझने के लिए हम जो थ्योरी यूज़ करते हैं, मतलब कि यूज़फुल जो थ्योरी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को समझने के लिए, वो कौन सी है? CFT। CFT इज द थ्योरी which properly explain the color of complex compounds, color of complex compound। तो थोड़ा सा हम CFT के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि CFT का असल जो मेन जो 1-2 पोस्टुलेट्स हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
CFT, it means crystal field theory. So according to this theory, इस थ्योरी के मुताबिक there is ionic interaction, और आप ये भी कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड है between the ligands and central metal ion. तो ये थ्योरी कहती है कि ये सेंट्रल मेटल आयन जो है इस पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होती है, और लीगेंड्स जो होते हैं इन पे या तो नेगेटिव चार्ज होती है, या तो अगर नेगेटिव चार्ज नहीं भी होगी, अगर कोई न्यूट्रल लीगेंड भी होगा, जैसे अमोनिया है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके भी पास है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसके भी पास हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में, और यहाँ पे जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसके पास नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है अगर ये आयन है, तो उसके बीच में एक आयोनिक इंटरेक्शन या आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो ये थ्योरी लीगेंड्स के बीच में और जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उसके बीच में जो अट्रैक्शन जो होती है वो आयोनिक टाइप की अट्रैक्शन होती है। वैसे जो VBT होती है वो इन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे हमारा फोकस जो है वो CFT पे है, हम VBT पे बात नहीं कर रहे, तो CFT के बुनियाद पे यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी, आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक इंटरेक्शन होगी। उसके बाद एक तो होती है लीगेंड और सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बीच में अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड स्टेबल बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ एक रिपल्शन होती है। देयर इज रिपल्शन between the electrons of या electronic charge of ligands and electron density of d orbitals। तो एक तो अट्रैक्शन हो गई, अट्रैक्शन इसकी पॉजिटिव चार्ज और इसकी नेगेटिव चार्ज जो इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसके बीच में अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से लिगेंड्स और मेटल आयन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, एक आयोनिक इंटरेक्शन बना हुआ है, अट्रैक्शन। और रिपल्शन, साथ साथ रिपल्शन भी हो रही है। तो रिपल्शन जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब लिगेंड्स के बीच में, लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसके बीच में, और इसके पास जो d ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, क्योंकि उन d ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन d ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है, तो उनके बीच में रिपल्शन होगी। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है कि यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो रही है, यहाँ पे रिपल्शन भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिपल्शन, इसीलिए ये कंपाउंड स्टेबल है। लेकिन जो रिपल्शन हो रही है इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इसके d ऑर्बिटल से मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन, degeneracy of d orbitals स्प्लिट। डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल क्या होती है, स्प्लिट होती है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसी के बुनियाद पे सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कलर एक्सप्लेन होंगे।
तो वैसे तो हमारे सिलेबस में कलर के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूरी समझ रहा हूँ कि कलर को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो हमें सीखनी पड़ेंगी, वरना हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर नहीं होगा। तो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब देख रहे हैं कि ये थ्योरी किस तरह कलर को बयान कर रही है और डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल का स्प्लिट होना क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल के डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल से होते हैं, वो कौन से होते हैं? आपको पता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। These are the degenerated d orbitals। d सबशेल के 5 degenerated orbitals हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। और अगर इनकी आप शेप देखें या इनकी जो ओरिएंटेशन है वो देखें तो दैट इज़ अ डिफरेंट। डी एक्स वाई फॉर एग्जाम्पल, अगर दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ अ वाई, तो इस ऑर्बिटल को आप क्या कहेंगे, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये वाई एक्सिस है, अगर ये जेड एक्सिस है, तो यहाँ ये एक्स है, ये जेड है, तो इस ऑर्बिटल को आप क्या कहेंगे, डी एक्स जेड ऑर्बिटल। अगर यहाँ पे ये y है, ये z है एक्सिस, तो इस d ऑर्बिटल को आप क्या कहेंगे, डी वाई जेड ऑर्बिटल। और ये x एक्सिस फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं, ये y एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है इस तरह, और डी जेड स्क्वायर फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ z एक्सिस देन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है इस तरह। तो आप अगर देखेंगे तो 3 जो ऑर्बिटल्स हैं डी के, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, उनके जो लोब्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस हैं, और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, उनके जो लोब्स हैं वो हैं अलोंग द एक्सिस। आप देखेंगे तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं 3, ये हैं, इनके लोब्स हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, और इनको हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल्स, T2G ऑर्बिटल्स। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो हैं, इनके लोब्स हैं अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम कहते हैं EG ऑर्बिटल्स। कहते हैं EG और T2G जो टर्मिनोलॉजी है वो मोस्टली CFT में यूज़ होती है। तो T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, these 3 ऑर्बिटल्स, ये इनको हम कह रहे हैं T2G, और ये 2 क्या हैं, EG ऑर्बिटल्स। अब हम जा रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल, क्योंकि आपके बुक में भी, आपके सिलेबस में भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरह होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कि ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो सेंट्रल मेटल जो आयन है उसकी सराउंडिंग में 6 लिगेंड्स हों, दीज आर दी लिगेंड्स, इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, शेप या ज्योमेट्री के हिसाब से। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, मोस्टली हम यहाँ पे आयन की बात करेंगे। तो यहाँ से वो क्या आ रहे हैं, लीगेंड्स आ रहे हैं, दीज आर द लीगेंड्स। अगर आप लीगेंड्स की पोजीशन को देखेंगे तो लीगेंड्स आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लीगेंड है, लीगेंड 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 एंड लीगेंड। तो अगर हम इसको कंसिडर करें एक्सिस के हिसाब से, इनकी पोजीशन अगर हम देखें तो सारे के सारे जो लीगेंड्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो अलोंग द एक्सिस है। फॉर एग्जांपल इसको हम कंसिडर करें एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस, इसको हम कंसिडर करें जेड एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स डैश है, वाई एक्सिस है तो ये वाई डैश है, ये जेड एक्सिस है तो ये जेड डैश है। तो आप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को जब भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो लिगेंड्स अटैच्ड हो रहे हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो आ रहे हैं किन पोजीशंस पे? अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं, अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं। मतलब के सारे जो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं वो कर रहे हैं अलोंग दी एक्सिस, एक्स एक्सिस अलोंग दी एक्सिस, एक्स एक्सिस अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी जेड एक्सिस। तो होता क्या है, अगर हम कोई भी फ्री आयन कंसिडर करें, फ्री आयन, फ्री सेंट्रल या फ्री मेटल आयन कंसिडर करें, तो फ्री जो मेटल आयन होता है, आप कॉपर आयन कंसिडर करें, आयरन आयन कंसिडर करें, आयरन आयन कंसिडर करें, तो उसमें जो सिचुएशन होती है वो डी ऑर्बिटल की वो इस तरह होती है। फॉर एग्जाम्पल ये डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। मतलब कि सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं? डीजनरेट हैं। ऑल दी डी ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का आपको पता है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो फ्री मेटल आयन अभी मतलब कि ऐसा आयन है जिसने अभी तक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाया, तो उसमें सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं? डीजनरेट हैं। लेकिन जैसे ही जो फ्री मेटल आयन होता है उसके पास जैसे ही क्या आते हैं? लिगेंड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी फ्री मेटल आयन कंसिडर कर लो, Fe2+ कंसिडर कर लो, तो या Fe3+ आयन कंसिडर कर लो, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है 5 के 5। लेकिन जैसे इस आयरन 2+ आयन या आयरन 3+ आयन के पास क्या आएंगे? लिगेंड्स आएंगे, तो ये जो 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो डीजनरेसी है वो क्या होगी? स्प्लिट होगी ड्यू टू द रिपल्शन। ड्यू टू द रिपल्शन, रिपल्शन किन के बीच में होगी? आने वाले लिगेंड्स, क्योंकि या तो उनके पास चार्ज है या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी है, तो आने वाले लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और सेंट्रल मेटल एटम या आयन में मौजूद जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन। तो रिपल्शन सब ऑर्बिटल्स के साथ जो होगी वो सेम नहीं होगी, क्योंकि ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो अलोंग दी एक्सिस हैं वो बिल्कुल लिगेंड्स के सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पे रिपल्शन उनके साथ ज़्यादा होगी। और जो ऐसे डी ऑर्बिटल्स जो बिटवीन द एक्सिस हैं वहाँ पे रिपल्शन क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको पता है कि जब भी रिपल्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब भी दो पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होती है तो एनर्जी इंक्रीज होती है, जब अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी क्या होती है? सिस्टम की डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे अब अगर लिगेंड्स आ रहे हैं आयरन 3 के पास, तो रिपल्शन ज़्यादा किस केस में होगी? dx² y² वाले ऑर्बिटल और dz² वाले ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगी। और क्योंकि ये दोनों ही ऑर्बिटल्स हैं अलोंग दी एक्सिस और ऑक्टाहेड्रल केस में सारे के सारे लिगेंड्स आ रहे हैं अलोंग दी एक्सिस, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और जो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स उनकी एनर्जी थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू दीज ऑर्बिटल्स। तो ये हो गए dxy, dxz, dyz, और ये जो दो ऑर्बिटल्स हो गए जिनको हम कह रहे हैं dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल, इनको हम कह रहे हैं T2g और दीज आर दी EG ऑर्बिटल्स।
तो क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग ऑफ द डिजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। पहले सारे के सारे 5 डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, अब ऐसा नहीं है। अब जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है, लेकिन उनकी एनर्जी लोअर है एज कंपेयर टू दीज 2 ऑर्बिटल्स, ईजी ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी आपस में तो सेम है लेकिन इन से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इनके बीच में और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन ज़्यादा थी और इनके बीच में और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन कम थी, क्योंकि इनके लोब्स बिल्कुल अलॉन्ग द एक्सिस थे, अलॉन्ग द एक्सिस थे इनके लोब्स दोनों के। और इनके जो लोब्स थे, ये हो गया dx² y² एंड dz², और इनके जो लोब्स थे वो थे बिटवीन द एक्सिस, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हो गई। तो इसको हम कहते हैं, ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दी T2g एंड EG ऑर्बिटल्स, इस एनर्जी डिफरेंस को हम शो करते हैं डेल्टा O, वेयर O फॉर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि हमने यहाँ पे जो केस लिया हुआ है वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का केस, ऑक्टाहेड्रल। और स्प्लिटिंग ऑफ दीज T2g एंड EG ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे डिजेनरेसी स्प्लिट हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि नाउ दिस इज अ सिचुएशन ऑफ द फ्री मेटलाइन, फ्री ट्रांजिशन मेटलाइन, और यहाँ पे ये सिचुएशन कौन सी है, ये सिचुएशन है जब आयरन 3 आयन के सराउंडिंग में 6 लिगेंड्स आ चुके हों। तो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, आयरन जो आयन है इसमें डी ऑर्बिटल की सिचुएशन अब इस तरह हो चुकी है, और इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स आयरन आयन की सिचुएशन, आयरन आयन की सिचुएशन किस तरह थी, वो इस तरह थी। तो अब क्या होगा कि जब भी लाइट पड़ेगी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे जिसकी सराउंडिंग में लिगेंड्स आ चुके हैं, जिस आयन की डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी स्प्लिट हो चुकी है, जिसमें 2 सेट हो चुके हैं, T2g लोअर एनर्जी में, EG हायर एनर्जी में। तो जैसे ही वाइट लाइट मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स इसके ऊपर पड़ेगी, तो क्योंकि ये जो डिफरेंस है हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं किया हुआ, आगे चल के हम फर्दर एग्जांपल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भी शो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम द T2g ऑर्बिटल्स टू द EG ऑर्बिटल्स, फ्रॉम T2g ऑर्बिटल्स टू द EG ऑर्बिटल, और इस जंप का जो डिफरेंस होगा एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का, वो बिल्कुल मैच करता है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिबल लाइट। 3 आपको पता है कि 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर है वेवलेंथ, या उसी हिसाब से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस बन रहा है T2 जो EG में, ये डिफरेंस बिल्कुल मैच करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। तो 7 कलर्स में से कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ कलर्स ये एब्जॉर्ब करेगा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बाकी जो रिमेनिंग जो कलर्स हैं वो ट्रांसमिट करेगा, और जो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड कलर्स होंगे वो हम उनको देखेंगे। अब हम आ रहे हैं एग्जांपल्स पे, अब हम कुछ रीजंस एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स पे। फॉर एग्जांपल पहला रीजन है वाई कॉपर 2+ आयन फॉर्म ब्लू कलर्ड कंपाउंड्स। अब अगर कॉपर 2+ की आप सिचुएशन को देखेंगे तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है 29, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d 3d10। या आप आर्गन के हिसाब से लिख सकते हैं। दिस इज द इनर, हम जो फोकस करेंगे यहाँ पे वो करेंगे 4s1 3d10 वाली इसको। अच्छा, अब हम कॉपर 29 अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आपको पता है इसको हम मेंशन कर रहे हैं आर्गन से। अच्छा, अब है यहाँ पे आर्गन, तो
ये कॉपर 2+ आयन है, इसने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन S से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन D से जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s0 3d9। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर 2+ आयन जो है वो 3d9 सिस्टम है। अच्छा, 3d9 सिस्टम, अब ये कॉपर 2+ आयन D9 सिस्टम के साथ लिगेंड से अटैच्ड होगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। तो अगर हम फ्री कॉपर आयन की बात करें तो उसमें तो 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल dxy, dxz, dyz, dx² y² एंड dz²। ये हम बात कर रहे हैं फ्री कॉपर 2+ आयन की, ठीक है। अगर ये कॉपर 2+ आयन कंपाउंड बनाता है और लिगेंड अटैच करता है तो फिर इसकी डीजनरेसी क्या होगी, स्प्लिट होगी। तो एक हो जाएगा T2G और यहाँ पे हो जाएगा EG। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज़ अ D9 सिस्टम। तो उसके बाद अब ये होगा कॉपर 2+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ पे अब कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी, ये तो हैं dxy, dxz, dyz और ये हैं dx² y² एंड dz²। तो कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कितने जाएंगे, तो टोटल D9 सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर 2+ आयन की सिचुएशन इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स का किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉपर 2+ आयन की सिचुएशन इस तरह है। उसमें 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, T2G एंड EG। अब आप देखेंगे कि EG में, EG जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक जो ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। तो व्हाट विल हैपन, जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है टू द EG ऑर्बिटल। जब T2G से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा EG ऑर्बिटल तक तो कुछ विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रिमेनिंग जो विजिबल लाइट होगी वो क्या होगी, ट्रांसमिट होगी, जिसकी वजह से इसको हम कलरफुल देखेंगे। तो ये एब्जॉर्ब जो करता है वो करता है रेड लाइट, रेड फ्रीक्वेंसी, और इसी वजह से इसकी जो ट्रांसमिटेड कलर जो होता है वो होता है ब्लू। तो कॉपर के कंपाउंड्स ब्लू क्यों होते हैं, क्योंकि कॉपर के जो कंपाउंड्स होते हैं, खास करके उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, उसमें कॉपर रेड फ्रीक्वेंसी या रेड कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्लू कलर को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। उसके बाद दूसरा रीज़न है वाई हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, वाई हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, मतलब कि हम इसकी बात कर रहे हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू while anhydrous copper sulfate is white। तो इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट .5H2O ये ब्लू कलर्ड कंपाउंड है, इसको जब हम हीट करते हैं तो वी विल गेट दी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। ये है एनहाइड्रस और ये वाइट होता है, इसका ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाता है। वाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर 2+ आयन है और ये जो यहाँ पे H2O हैं, these are acting as a ligands here। तो यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल लिगेंड्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। तो कॉपर 2+ आयन के जो डीजनरेसी है वो क्या हो रही है,
स्प्लिट हो रही है, और डीजनरेसी स्प्लिट होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहाँ पे डी ट्रांजिशन होगी। इसको हम कभी कभी कहते हैं डी ट्रांजिशन, इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन, मतलब कि नीचे वाले भी डी ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर वाले भी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग है T2G to EG इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। तो कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन कॉपर सल्फेट प्लस 5s2 में इस सिचुएशन में डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5s2 मॉलिक्यूल निकल चुके हैं और इसकी जो डीजनरेसी है वो मेंटेन्ड है, यहाँ पे डीजनरेसी स्प्लिट हो चुकी है, तो ये ब्लू कलर्ड है और ये वाइट कलर है। उसके बाद हम लास्ट में एक रीज़न डिस्कस कर रहे हैं कि वाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ जिंक 2+ आयन जो होता है आर कलरलेस आर वाइट। जिंक 2+ आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो बनाता है वो कलर्ड नहीं होते, वो वाइट होते हैं या कलरलेस होते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जिंक 2+ आयन की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होती है आर्गॉन 4s0 3d10। अब ये 3d10 सिस्टम, 3d10 सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो अगर आप स्प्लिटिंग को भी शो करें, इस तरह की स्प्लिटिंग को भी शो करें, ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, ये EG ऑर्बिटल्स हैं, तो D10 सिस्टम में तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे T2G भी फिल्ड है और EG भी फिल्ड है, इसकी वजह से डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है D10 सिस्टम में। इसलिए जिंक के 2+ आयन के जो कंपाउंड्स होते हैं या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? वाइट होते हैं। तो दीज आर दी कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कलर क्यों होता है, उस कलर को एक्सप्लेन कर रही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जो मोर वीडियोज़ हैं उसका वेट करें। अल्लाह हाफिज़।